कई दशकों तक आर्टिकल 370 और 35A ने ही जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते को तय किया, लेकिन इन्हें हटाने का जो एक कदम था, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इसके पीछे कई साल लंबी सोची समझी रणनीति थी। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोविजन 70 साल से संविधान का हिस्सा था, उसे एक दिन में हटा कैसे दिया गया? तो इसका जवाब सिर्फ उस आखिरी दिन की घटनाओं में नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्लानिंग में छिपा है जो पिछले 5 सालों से चल रही थी। ये समझने के लिए कि ये 70 साल पुरानी गांठ आखिर खुली कैसे, हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसको। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, देश का बंटवारा हो रहा था और उस वक्त 500 से ज्यादा रियासतों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। और इन्हीं रियासतों में से एक थी जम्मू और कश्मीर। अब यहां मामला थोड़ा पेचीदा था। राजा थे हिंदू, महाराजा हरि सिंह, और ज्यादातर आबादी थी मुस्लिम। इसी वजह से सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस विलय ने भारत को सिर्फ 3 मामलों में कंट्रोल दिया: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बस बाकी सभी मामलों में जम्मू कश्मीर आजाद था और यहीं से उस खास रिश्ते की नींव पड़ी। अच्छा, अब ये मामला यूएन तक भी पहुंच गया था और एक जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट का वादा भी था। तो इस बीच के समय के लिए एक टेम्पररी, एक अनोखे संवैधानिक इंतजाम की जरूरत थी, और यहीं से एंट्री होती है आर्टिकल 370 की। तो ये आर्टिकल एक तरह से भारत और कश्मीर के बीच एक संवैधानिक पुल की तरह था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी पुल में एक ऐसा ताला भी लगा था जिसे बाद में सबने परमानेंट मान लिया था। और यहीं पर आकर सारा पेंच फंस जाता था। जरा सोचिए, इसे हटाने के लिए जिसकी सहमति चाहिए, यानी JNK की संविधान सभा, वो तो 1957 में ही भंग हो गई थी। तो अब सहमति देगा कौन? इसी वजह से ये आर्टिकल एक तरह से पत्थर की लकीर बन गया, परमानेंट। तो इस कानूनी ताले को खोलने के लिए एक लंबी राजनीतिक बिसात बिछाई गई, और इसकी शुरुआत हुई 2014 के राज्य चुनावों के ठीक बाद। यहां हर एक कदम कितना अहम था। पहले 2 बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टियों, बीजेपी और PDP ने मिलकर सरकार बनाई। फिर बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई, और आखिर में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और यही वो चाल थी जिसने पूरा खेल बदल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो पावर पहले जम्मू कश्मीर की सरकार और विधानसभा के पास थी, वो अब सीधी सीधी केंद्र सरकार और भारत की संसद के पास आ गई। बस स्टेज पूरी तरह से तैयार था। तो राजनीतिक जमीन तो तैयार हो चुकी थी। अब बात करते हैं आखिरी 48 घंटों की। देखते हैं कि कैसे इस पूरी तैयारी का इस्तेमाल करके वो आखिरी संवैधानिक दांव खेला गया। एक के बाद एक कई कदम उठाए गए और फिर आया 5 अगस्त का वो दिन। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की जो असली चाबी थी, वो था उस सुबह राष्ट्रपति का जारी किया हुआ एक संवैधानिक आदेश, CO 272। इसी एक कागज ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल वही था, अगर संविधान सभा है ही नहीं तो क्या होगा? तो इसी का जवाब, या यूं कहें कि एक नई व्याख्या, राष्ट्रपति के उस आदेश में दी गई थी। और ये है वो सबसे बड़ा कानूनी दांव। देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है 367। इसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं। मतलब ये बताता है कि संविधान के शब्दों का मतलब क्या निकाला जाए। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 के अंदर लिखे एक शब्द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ही बदल दिया गया। तो अब देखिए ताला कैसे खुला। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे अब लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाने लगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर किसके पास थी? राष्ट्रपति शासन की वजह से भारत की संसद के पास। तो बस जो काम 70 साल से नामुमकिन लग रहा था, वो इस एक कानूनी बदलाव से मुमकिन हो गया। अच्छा, तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन से संवैधानिक दांव पेच यहां इस्तेमाल हुए। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे संविधान में पहले से मौजूद प्रावधानों का एक बिल्कुल नए और अनोखे तरीके से इस्तेमाल किया गया, एक खास नतीजा पाने के लिए। और यही वजह है कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस एक घटना ने सिर्फ एक राज्य का नक्शा और कानून ही नहीं बदला, बल्कि इसने भारतीय संविधान की व्याख्या को लेकर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर आज भी बहस जारी है।